दोस्तों, कमल के फूल पर कंट्रोवर्सी क्योंकि वो G20 के लोगो में आता है। मेरी समझ से एक बात बाहर है कि भारत सरकार के बड़े-बड़े मंत्री वो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि क्या कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है? इतनी बड़ी अनभिज्ञता। और तो और कई पुस्तकें ऐसी हैं पाठ्यक्रमों की जिनके अंदर दिया जाता है कि कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। मुझे लगता है कि इन सब से पर्दा हटाने की जरूरत है और राजनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के और बहुत सारे जो लीडर आज खुलेआम आकर कह रहे हैं कि G20 के अंदर जो लोगो इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ पार्टी का सिंबल है, वो राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है। और जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन भारत की रेपुटेशन को तबाह कर रहा है या लोटस जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक फूल है उसकी रेपुटेशन डाउन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उनकी आंखों से कुछ पर्दे हटाने की जरूरत है। ये पर्दे राजनाथ सिंह की आंखों से भी हटाने की जरूरत है। ये कैसे हो सकता है कि भारत के कैबिनेट मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और कई अन्य लोग, उन्हें यह नहीं पता कि कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल नहीं है। और साथ में सन बताते हैं राजनाथ सिंह 1950 से डिक्लेयर्ड है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। राजनाथ सिंह जी, भारत के गैजेट को जाके पहले चेक कीजिए। आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपने ये कह के दरअसल देखा जाए तो लोगों को गलत सूचना दी है। ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने G20 के लोगों में कमल का फूल इस्तेमाल किया, वो पार्टी का फूल है और उसके द्वारा उन्होंने अपनी राजनीति को सिद्ध करने की कोशिश की है बुद्ध के नाम से। ये राजनाथ सिंह की आज की टिप्पणी आपके सामने, आप देख सकते हैं कि अपोजिशन इज डेंटिंग या हर्टिंग द इंडियाज रेपुटेशन। जब भारत के रक्षा मंत्री, जिन्हें ऑलमोस्ट नंबर 2 नंबर 3 का मिनिस्टर माना जाता है पूरी कैबिनेट में, जब वो आकर लोगों को गलत सूचना देते हैं तो ऐसा ही होता है। कौन कौन भला भारत की रेपुटेशन को धक्का दे रहा है? राजनाथ जी। और मुझे लगता है कि इन शब्दों के द्वारा आप शायद अपनी 2024 की सीट पक्की करना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपके टिकट कटने की संभावनाएं पहले बन रही हैं। और आप साथ में ईयर भी देते हैं कि 1950 में कमल के फूल को भारत का राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। मुझे लगता है कि इस बात पर कहीं ना कहीं आपको सही सूचना मिलनी आवश्यक है। चलिए, आपको सूचना देते हैं असलियत क्या है और फिर मैं G20 में जो बीजेपी की बेशर्मी है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा, 2019, जी हां, राज्यसभा में एक क्वेश्चन के जवाब के अंदर सरकार कहती है, स्टेट मिनिस्टर फॉर होम नित्यानंद राय राज्यसभा के अंदर एक प्रश्न के जवाब में कहते हैं, सुनिए। वो कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे MOEF एंड CC भी कहा जाता है शॉर्ट में, हैज नोटिफाइड टाइगर एज नेशनल एनिमल and peacock as national bird through a notification issued in 2011, जो कि क्या कहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा इशू किया गया, मनमोहन सरकार के द्वारा। कमाल है ना, कमाल है ना। और ये रिप्लाई किसने दिया है? नित्यानंद राय ने राज्यसभा के अंदर। आप इसको गूगल सर्च पर जाकर सर्च कर सकते हैं या पार्लियामेंट के आर्काइव्स में भी चेक कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं इसी में, However, no such notification has ever been issued
रिगार्डिंग नेशनल फ्लावर बाय मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये इस बात के जवाब में था कि गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल फ्लावर टू एनी फ्लावर इन इंडिया। हु सेड इट? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय। ये अखबारों में छपता है 10 जुलाई को, और ये उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपके क्या कहते हैं कि सारे के सारे जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है वहां पर ये जवाब सरकार देती है 2019 में, लगभग आज से 3-3.5 साल पहले। मुझे लगता है कि बहुत सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो गई होंगी। और ये जवाब किसने दिया? ये मोदी सरकार के मिनिस्टर ने, होम मिनिस्ट्री ने जवाब दिया कि भारत में कोई भी राष्ट्रीय फूल नहीं है। ये बात हम जानते थे पहले, लेकिन मैंने सोचा कि आपको कम से कम वो खबर जरूर दिखाई जाए जहां पर किस दिन नित्यानंद राय ने ये खबर पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन के जवाब में सूचित किया था। और यह भी बताया था कि 2011 में एक नोटिफिकेशन के द्वारा हमने टाइगर को राष्ट्रीय पशु और साथ में पीकॉक को पक्षी के रूप में घोषित किया था, लेकिन राष्ट्रीय फूल के नाम पर आज तक कोई भी फूल भारत सरकार के द्वारा घोषित नहीं किया गया। मुझे लगता है कि राजनाथ जी को, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, अपने आप को न केवल करेक्ट करना चाहिए बल्कि इस मिस गाइडेंस के लिए उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए भारत की जनता से। जब कांग्रेस और बाकी दल कहते हैं कि G20 के लोगों में कमल क्यों है, तो आप जानते हैं कि उसी के संदर्भ में जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस के झंडे को भारत का झंडा बनाने के प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने ठुकरा दिया था। लेकिन अब हम लोग जान गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी बेशर्मी से खुद का प्रचार करने से मौका नहीं गवाएंगे। एक और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है शहजाद पूनावाला, टीवी पे आते हैं, मेरी कोई उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दोस्ती भी नहीं है। वो कांग्रेस के ट्वीट का जवाब देते हैं। मैंने सोचा था वो भी थोड़े पढ़े लिखे होंगे, लेकिन अपने आप में उन्होंने भी अपने आप को अनपढ़ों की श्रेणी में शामिल कर लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों और फूल का विरोध क्यों? भाई कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है शहजाद पूनावाला? प्लीज चाहिए, चेक कीजिए, भारतीय सरकार के नोटिफिकेशंस को चेक कीजिए। दरअसल मिसगाइड करना पूरी भाजपा का काम है। और फिर मजाक में कहते हैं कि क्या कमलनाथ अपने नाम से कमल हटा देंगे? होता है ना, इस किस्म की बातें भी की गई। मोदी जी ने क्या कहा है लोगों के बारे में? मोदी जी का काम हमेशा देखा जाए तो लोगों को सही सूचना नहीं देना है। ये घुमा फिरा के अपना एजेंडा जो बीजेपी का उसको ऊपर करते हैं। बल्कि ये तो यहां तक था, इसकी जो मीटिंग कश्मीर में होने वाली थी, मैं आपको बताऊं, लोगों को दिखाने के लिए, देखिए कश्मीर कैसा है, वो तो दुनिया के बहुत सारे G20 के देशों ने विरोध किया, तब कश्मीर हटा वहां से, दिल्ली में अब ये मीटिंग होगी। मोदी क्या कहते हैं G20 लोगों के बारे में जो कमल का निशान है? G20 का लोगो एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये संदेश है, एक भावना है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में है, और इस लोगो और थीम के जरिए हमने संदेश दिया है। देखिए, बीजेपी के काम को बुद्ध के नाम से जोड़ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि बीजेपी अपने आप को भगवान बुद्ध से ना जोड़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मोदी जी अगर ये समझते कि वो भगवान बुद्ध हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उस लेवल की पॉलिटिक्स वो करते भी आए हैं, उनको करने दीजिए, लेकिन हम उससे सहमत नहीं हैं। मोदी जी कहते हैं युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश हैं, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के द्वारा भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। फिर आगे क्या कहते सुनिए कि भारत की पौराणिक धरोहर करार देते हुए कमल के फूल को, इस लोगों में कमल का फूल भारत की पौराणिक धरोहर है, हमारी आस्था है, हमारी बौद्धिकता को चित्रित कर रहा है। तो हमारी आस्था बीजेपी में नहीं है साहब, कमल में हो सकता हो, लेकिन आप उसको बीजेपी के साथ जोड़ दिया आपने। फिर कहते हैं
कमल का प्रतीक आशा का प्रतिनिधित्व, यानी कि यहां अपनी पार्टी को आप आगे लेके जा रहे हैं, यानी कि आपका कमल का प्रतीक जो है वो आशा है, और इसके अलावा हाथ है या साइकिल है वो आशा नहीं है, वो निराशा है। दरअसल मोदी जी, इस लेवल की पॉलिटिक्स आप हमेशा से करते आए हैं, हमें कोई हैरानी नहीं होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस निम्नतम स्तर की राजनीति कर रही है, अब हमें कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि सोच और संस्कारों की तो बात है ये। दूसरी बात, आगे कहते हैं कि इस समय दुनिया विनाशकारी महामारी, सदी में एक बार होने वाली संघर्ष और बहुत सारी आर्थिक अनिश्चितता के बाद के प्रभावों से गुजर रही है, और G20 के लोगों में कमल का प्रतीक इस समय आशा का प्रतिनिधित्व करता है। आगे क्या कहते हैं? कमल पर 7 पंखुड़ियां विश्व के 7 महाद्वीपों और संगीत के 7 स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। G20 का ये लोगो दुनिया में सद्भाव लाएगा। दरअसल जैसे ही लोगो आया था, वहीं से इसका विरोध शुरू हुआ था। किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह G20 का लोगो कैसे हो सकता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के रक्षा मंत्री उसको राष्ट्रीय फूल कहने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी हैरानी और मिसगाइडेंस क्या होगी कि माया जाल के अंदर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। राजनाथ सिंह, शहजाद पूनावाला, आपको ज्ञान नहीं कि भारत के अंदर कोई भी राष्ट्रीय फूल नहीं है? लज्जा की बात है। तो दरअसल एक पत्रकार है पामेला फिलिपोस, उन्होंने कमल के फूल को शामिल किए जाने पर आपत्ति भी जताई। प्रधानमंत्री चुनावी मोड में होते हैं और हमेशा अपनी पार्टी को आगे जितवाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। G20 जिसका गठन 1999 में किया गया था, हालांकि इन्होंने कई जियोपॉलिटिकल जो सीन्स है उसको प्रभावित किया है, लेकिन G20 कोई बहुत ज्यादा प्रभावशाली मंच हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई हेडक्वार्टर भी नहीं है देखा जाए तो। बिना हेडक्वार्टर के कहने को तो ये 60% आबादी, 75% ज्यादा जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको, और 85% वर्ल्ड का जीडीपी भी कंट्रोल करता है, 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी मन मर्जी से जो भी चुन लें। यहां पर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और ईयू शामिल है। इंडोनेशिया मौजूदा वक्त में G20 का अध्यक्ष है। अब मोदी जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, यानी कि भारत अध्यक्ष होगा। लेकिन इसमें कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं है, आप इसको अचीवमेंट मत समझिएगा, ये अल्फाबेटिकली आती है। अब इंडोनेशिया के बाद इंडिया का नंबर था अल्फाबेटिकली, तो इंडिया को ये मिल रहा है, और इंडिया के बाद जो है उसके बाद इटली को मिल जाएगा, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली वो दूसरा कंट्री है जो हमारे बाद आता है। अब यहां पर जो शिखर सम्मेलन होगा 15-16 नवंबर को जो होने जा रहा है इंडोनेशिया में, जिसमें मोदी जी समेत इस समूह के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे, और यहीं पे भारत जो है 1 दिसंबर से इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा, और 30 नवंबर 2023 तक, यानी कि अगले साल तक इसकी अध्यक्षता करेगा 1 साल के लिए। इसलिए 2023 में जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी हिंदुस्तान करने जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि G20 का शिखर सम्मेलन में मोदी जी ने चाल चली थी, और चाल चल के दुनिया को बताने की कोशिश की कि मैं इसको कश्मीर में कराऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली एक समिति का गठन भी किया गया जून महीने में, लेकिन विवाद हुआ और उसके ऊपर बहुत सारे देशों ने आपत्ति जताई। चीन ने आपत्ति जताई, टर्की ने आपत्ति जताई, सऊदी अरेबिया ने आपत्ति जताई, पाकिस्तान ने भी इसकी आपत्ति जताई, और इसके अलावा कई और देशों ने आपत्ति जताई। तब भारत को इसको कश्मीर से शिफ्ट करके देखा जाए तो दिल्ली लाना पड़ा। एक्चुअली ये भी एक किस्म का प्रपंच था, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा रचा हुआ एक पाखंड था कि हम सऊदी अपना इन सब देशों को हम कश्मीर लेके जाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर में कितनी शांति है। दरअसल अभी कुछ मेहमान देश भी आएंगे, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को मेहमान देशों में यहां पर किया। यहां पे जो प्रतिनिधि होते हैं देश के, उनको शेरपा कहा जाता है। तो भारत की ओर से अभी जो शेरपा है वो मोदी सरकार के चहेते, जिनके ऊपर मैंने एक एपिसोड भी किया है, अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के क्या कहते हैं कि
सीईओ भी रहे हैं, उन्होंने तो अभी बात कही थी 2-3 दिन पहले कि भारत को 10,000 अंबानी और 20,000 अडानी चाहिए। आप सोच सकते हो मानसिकता कैसी है। तो ऐसे लोगों को जी20 के लिए भारत का प्रतिनिधि यानी कि शेरपा बनाया गया है। ये भी एक लज्जा की बात है कि इन जैसे लोगों को शेरपा बनाया जाता है, जो लोग बेसिकली अंबानी और अडानी से बाहर निकलकर उनका दिमाग सोच नहीं सकता है। भारत के पास इसके अलावा एससीओ संगठन की भी अध्यक्षता आई है, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और भारत में उसका उस समय सम्मेलन भी होगा। लेकिन अब होना क्या है कि आगे चलकर बहुत सारी चीजें ऐसी होने जा रही हैं, जो फंडामेंटली भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होंगी। लेकिन हाँ, नेशनल फ्लोर पे जो बात मैंने की है, वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सीधी और सपाट है कि भारत के अंदर हमारे गैज़ेट के हिसाब से, सरकार के नोटिफ़िकेशन के हिसाब से कोई भी राष्ट्रीय फूल नहीं है और मैंने आपको 10 जुलाई ये को जो खबर आती है, करीब 9 जुलाई का होता है, राज्यसभा में नित्यानंद राय भारत के एमओएस यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ये रिप्लाई देते हैं कि टाइगर राष्ट्रीय पशु के रूप में 2011 में घोषित किया गया था नोटिफिकेशन में, पीकॉक राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था और भारत में राष्ट्रीय फूल के रूप में कोई फूल नोटिफाई नहीं किया गया है भारत सरकार के द्वारा कभी भी। राजनाथ जी भी मिसगाइड कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला भी मिसगाइड कर रहा है और बहुत सारी जो किताबें हैं कोर्स में लगी हुई हैं, उसके अंदर राष्ट्रीय फूल के प्रतीक चिन्ह को कमल का फूल दिखाकर वह भी मिसगाइड किया जा रहा है। मैंने आपको वस्तु स्थिति बता दी है। अब आप सोचिए कि एक पार्टी का सिंबल जब जी20 के लोगो में आएगा, तो ये आपत्तियां बिल्कुल वैलिड हैं, बिल्कुल ठीक हैं। समझने की बात है क्योंकि मोदी जी अपने को आपको प्रचारित करने का, अपनी पार्टी के चिन्ह को प्रचारित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दरअसल भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक गिर जाएगी, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमेशा स्वागत है। 4 पीएम और न्यूज़ टाइम दिनेश के वोरा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आप